नमस्कार मित्रों, आज चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी, देश के प्रतिष्ठित संपादक अजय शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में। आज चंडीगढ़ चर्चे में इसलिए भी है कि एक आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार, जो कि प्रतिभावंत था, उसने खुदकुशी कर ली। क्यों खुदकुशी कर ली? और आज सब लोग उनके, जैसे कि राहुल गांधी खुद गए आज, तो राहुल गांधी के वहां जाने से उनकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होना चाहिए। उनकी पत्नी, जो कि आईएएस अधिकारी रही हैं, जो कि लड़ने के लिए तैयार है, अपनी ही सरकार से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको खुद ये परिवार में ही ये दुख झेलना पड़ रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला भी तो बनता है। तो अजय जी से हम अनुरोध करेंगे कि अजय जी, ये मामला क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी खुदकुशी करने को मजबूर है? अजय जी। नमस्कार हरी जी और सभी हमारे प्यारे दर्शकों को। मैं इसमें बताऊं कि ये सिर्फ या आप सोचें कि सिर्फ जाति का है, नहीं, जाति का नहीं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ। भ्रष्टाचार भी है इसमें तमाम तरह के अनैतिक कार्य भी हैं और सब कुछ। जो पूरन कुमार है, वो बेसिकली आंध्र प्रदेश से आते हैं और वो दलित समुदाय से है, लेकिन पढ़ने लिखने में मेधावी था, बहुत काबिल था। उसका आईआईएम अहमदाबाद में सिलेक्शन हुआ, यहाँ उसने पढ़ाई करी, मेरिट पे रहा, उसने सिविल सर्विसेज दिया। वो आईएएस बन सकता था, लेकिन उसने फर्स्ट चॉइस आईपीएस दी। अच्छा। और वो आईपीएस उसने चूज किया, आईपीएस बना। उसका था कि मैं, एक वर्दी का रौब होता है, वो होता है, तो उस तरह से उसको एक मन में भावना थी करने की कि हम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, न्याय दे सकेंगे। एक किस्सा मुझे आज भी याद आता है, जब वो एएसपी हुआ करता था, और उन दिनों की बात है, ये वो तैनात था उस समय अंबाला में एएसपी। तो उस दौरान कुछ लोगों का एक जमीन का मामला था और उसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाले मंत्री से जुड़े हुए थे, तो वो थाने जो है पकड़ लाया और सब कुछ। उसके बाद मंत्री के लोग आ गए, बड़ा वो करके उसने मंत्री के लोगों को तो नीचे बिठाया और उस व्यक्ति को जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ था और सब, उसे कुर्सी पे बिठाया और कहा, यही तुम सबको मार के भी बंद करूंगा, और तुम्हारा मंत्री भी आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो इस तरह का था। तो ये पहले ही दिन से मतलब लड़ाई लेने लगा था। स्वाभाविक सी बात है, उसके नतीजे वो रहे हों। कांग्रेस सरकार जब थी, वो लोग थोड़ा सा लिबरल थे, तो वो एडजस्ट करते थे, कह रहे चलो कोई बात नहीं है, काम अच्छा कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है तो ठीक रहा। उसके बाद में तो उन्होंने उसकी हेकड़ी बर्दाश्त करी। लेकिन जब से ये सरकार आई, इस सरकार ने धीरे धीरे करके, शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन आते आते साल 2 साल बाद दिखाना शुरू कर दिया अपना। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिसको गाड़ी के लिए इंटाइटल था, जिस तरह की वो गाड़ी न दे के दूसरी तरह गाड़ी दी जाए, दूसरी तरह से क्या है, मतलब कैसे आपको जलील किया जाए। तो वो था। एक चंडीगढ़ में नियम है, चूंकि चंडीगढ़ कैपिटल जो है वो यूनियन टेरिटरी में है, चंडीगढ़ में, और राजधानी पंचकुला, सॉरी, जो राज्य शुरू होता है वो पंचकुला से शुरू होता है। ऐसे ही पंजाब में है, राजधानी तो चंडीगढ़ है, लेकिन उसका राज्य शुरू होता है मोहाली से। तो उसी तरीके से तो नियम है कि यदि आप राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त, यदि आप सीनियर रैंक पे पहुंच जाते हैं, जब आप सेक्रेटरी रैंक पे होते हैं,
तो उस समय क्या होता है कि आपको एक चंडीगढ़ में घर, जैसे एजीएम यूटी कैडर के ऑफिसर्स होते हैं जो केंद्र सरकार के कैडर के, उनके लिए नियम ये होता है आईएएस आईपीएस के लिए कि यदि वो अरुणाचल प्रदेश या मेघालय या मणिपुर या कहीं जहां कहीं भी वो पोस्टेड होंगे तो उनको दिल्ली में एक फ्लैट जो है रखने का हक होता है उनकी फैमिली के लिए। जी जी। उसी तरह से चंडीगढ़ में है। लेकिन वही पूरन कुमार के मामले में कहा गया नहीं, 1 ऑफिसर 1 पोस्ट, ये नियम उस पर जबरन लागू किया गया। अच्छा। तो अंत में उसे घर नहीं दिया जा रहा था, उसकी पोस्टिंग रोहतक। अब उसकी बच्चियां, अच्छा चूंकि दोनों सर्विंग है तो कभी वो उधर चली जाए तो अब दोनों की स्थिति, अभी जिस समय उसने खुदकुशी की उस समय भी वो मुख्यमंत्री के साथ में, चूंकि वो विदेश मामलों में ही है तो उन्हीं के साथ थी विदेश में। तो अब आप सोचिए इस तरह की स्थिति में क्या होगा। तो इस तरह से लगातार जलील किया जा रहा था। अभी जब वो रोहतक का आईजी था, आईजी के बाद में उसकी पोस्टिंग कहां कर दी गई, उसका रैंक एडीजीपी हो चुका था। एक तो देर से प्रमोशन दी और प्रमोशन के बाद में पोस्टिंग उसको आईजी की पोस्ट पे कर दी, सुनरिया जेल में दे दिया, फिर ट्रेनिंग में दे दिया, इस तरह से किया। बहरहाल इसके बाद में क्या हुआ, एक बिजरिया करके एसएसपी जो रोहतक का था, वो बहुत चाहता है जो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर चाहता है वो है क्या मनोहर लाल खट्टर का, क्योंकि उनका रिश्तेदार भी है। तो वो पंजाबी बिरादरी वाला एंगल है। तो अब क्या हुआ, वो तो उसने अपना एक चहेता एएसआई जो उसका बड़ा वफादार एएसआई था उसको लगाया कि इसको फंसाओ किसी तरह। ओह, उसको फंसाने के लिए। हाँ, तो उसने क्या किया कि उसका जो सुरक्षा में एक सिपाही था सुशील कुमार, उसको अरेस्ट करता है वहां का एसपी, मतलब करवाता है इसी से संदीप जो एएसआई है, और ये करता है कि ये एक शराब व्यापारी से, अब शराब वाले का जो धंधा करते हैं ये आप जान लीजिए, वो कभी भी लड़ते नहीं है 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 के लिए। तो अच्छा, जो व्यक्ति पोस्ट ही नहीं रह गया, उसका तो विषय ही नहीं था, तो उसको पकड़ते हैं कांस्टेबल को और कहते हैं तुम देखो उसका नाम ले लो कि तुम उसके लिए 2 लाख रुपए वसूल रहे थे, तो हम तुम्हें बख्श देंगे, नहीं तो फिर तुम्हें भी फंसाएंगे और वो तो जो भी होगा होगा, तुम नहीं बचोगे। और उसको धमका के पुलिस, हालांकि पुलिस कस्टडी में लिया गया, बयान बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका एक ये ड्रामा क्रिएट कराया गया। बहरहाल इन सब से वो बड़ा दुखी था कि कितना लड़े, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल हो गए लड़ते लड़ते। तो वो दुखी, उसमें इतना दुखी हुआ, 2 बेटियां हैं सर, उसने खुदकुशी कर और उसने अपना सुसाइड नोट में सारी बात लिखी कैसे कैसे उसे वो किया जाए। चलिए ये हो गया, स्वाभाविक सी बात है, डाइन डिक्लेरेशन माना जाता है जो सुसाइड नोट होता है, तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं हो सकता है वो गलत हो सकता है चोर हो सकता है कुछ भी हो, गलत आरोप, तब भी एफआईआर तो एफआईआर होती है, उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसमें तो जो है होता है वही दर्ज किया जाता है। बराबर। अमित शाह की पुलिस है यहाँ, नरेंद्र मोदी के अंडर की पुलिस है चंडीगढ़ में, वो पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है, वो जो अपने सुसाइड नोट में जिनको आरोपी बना के जाता है उनके नाम एक्यूज्ड के कॉलम में दर्ज ही नहीं करती। तो एफआईआर का फिर मतलब क्या हुआ?
फिर तो वो एक ऐसे ही हो गया कि एक एप्लीकेशन पुलिस के यहाँ आप रिसीव कराया है, इससे ज्यादा मायने नहीं। तो उनकी जब पत्नी आई तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। उन्होंने कहा तब तक उसका ना पोस्टमार्टम होगा ना अंतिम संस्कार होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और सारी बातों को लेके हालांकि कुछ नहीं हुआ। 7 दिन हो गए। कल रात को राहुल जी ने विदेश से लौट के आए थे, तो उन्होंने कल रात को प्लान बनाया कि आज उन्होंने हालांकि वहां पे रहते हुए अपनी टीम के लोगों को भेजा, अपनी पार्टी के नेताओं को भेजा, सीनियर नेताओं को भेजा, और उन्होंने रात को प्लान बनाया कि वो शाम को 7-7:30 बजे उनका प्लानिंग आई कि वो चंडीगढ़ पहुंचे और मिलेंगे उस पर। जैसे ये हुआ, रातों रात मीटिंग करके, देखिए नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपना एक मंत्री जो अठावले है, जो कभी और किसी जगह दलितों के में नहीं गया है, न हाथरस गया, न रायबरेली गया, न कहीं गया, उसको भेज दिया। आज चिराग पासवान को भी भेज दिया। अब आप देखिए, आज तक वहां नहीं गए जो बगल में यूपी में है, जो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा के पास में हुई घटना, उसमें भी नहीं गए, यहां आए। क्यों? राहुल गांधी ने कह दिया। और रात को, आधी रात को डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया। आप देखिए, बहरहाल राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने परिवार से मिले, सारी बातें समझी, सुनी और कहा कि नहीं, हम इस लड़ाई में साथ हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद वायदा किया तो अपने वायदे को निभाएं। वायदा किए आज उनको 4 दिन हो रहे हैं, 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 4था दिन, तो वो अपने वायदे को तो निभाएं जो कह के गए थे परिवार से। और नहीं तो हम तो लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई में हम साथ देंगे। अब आप देखिए, अब इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, जो आपने अमित शाह की देखी है तमाम सारी। वो एएसआई, उसको तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी नहीं, वो अचानक एक ट्यूबवेल पे, जो खेत, किसी के खेत में ट्यूबवेल है, वहां पर जाता है और गोली मार के खुदकुशी कर लेता है। 2 पेज का अपना सुसाइड नोट छोड़ता है। उसके पहले उसका एक वीडियो बनाया जाता है जो मीडिया के पास पहुंच जाता है टाइमली। देखिए आप, एक एएसआई, और वो कहता है पूरन कुमार बहुत भ्रष्ट आदमी था, वो ये था, ऐसा था, वैसा था, और हमारे डीजीपी भगवान हैं, वो इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे हैं, ये हैं, और हमारे एसपी भी इतने अच्छे ईमानदार हैं, भगवान हैं, और ये हैं, वो हैं, ये सब बोलता है। तो खुदकुशी क्यों की? मैं यही तो सोच रहा हूं। हाँ, और उसके बाद खुदकुशी कर लेता। तो भाई, आपको क्या परेशानी है? आप क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? वहां तो पूरन कुमार परेशान हो रहे थे। नहीं, ये तो मार होगा। अब वो क्या आरोप उसमें आता है कि उन्होंने जो है राव इंद्रजीत को बचाने के लिए एक केस में दबाव डाल रहे थे, उसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपया रिश्वत ले ली थी। अच्छा, राव इंद्रजीत को बचाने के लिए क्या उन्हें पूरन कुमार या इनमें किसी से अप्रोच करने की जरूरत है? वहां भाजपा की सरकार है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वो खास हैं साहब। मतलब अजीब सी कहानी वो बता के आत्महत्या करता है, खुद अपने आप में संदेह को और गहरा देता है कि ये सच में कितनी बड़ी साजिश जी। वो साजिश। तो राहुल गांधी आए, उनके साथ आपके यहां गुजरात से जिग्नेश मेवाणी भी आए, विधायक जी, विधायक है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, वो भी आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं थे, शैल्या कुमारी शैल्या थे, तमाम सारे नेता, पूरी कांग्रेस मौजूद थी। और कांग्रेस ने इन सारी घटनाओं में जो लगातार
कई दिनों से लगातार घटनाएं हो रहे हैं। आप देखिए, यूपी में राजधानी लखनऊ में बंथरा में एक दलित लड़की के साथ, 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है। सब वहीं से आते हैं। इसी तरह से आपने देखा रायबरेली में उस दलित हरिओम वाल्मीकि को मारा गया। वो बेचारा मरते वक्त हे राम बोलने की बजाय उसको भरोसा राम से ज्यादा राहुल गांधी पर था और उसने राहुल गांधी का नाम लिया। आप इससे समझिए। इसके बाद में इसी तरीके से तमाम सारी घटनाएं लगातार हुई हैं और हो रही हैं। ऐसे में ये सारे होते हैं तो आप देखिए, मैं बताता हूं आत्महत्या करने वालों की स्थिति। आप देखिए, एक केरल में लड़का आत्महत्या करता है, आईटी प्रोफेशनल था, काबिल था, वो भी मरते वक्त अपना सुसाइड नोट अपने इंस्टाग्राम पे लोड करके जाता है 6 पेज का, और वो उस पे कहता है कि कैसे उसको जब वो 4 साल का था, उसके पिता भी आरएसएस में थे, उन्होंने उसे आरएसएस में भेजा और आरएसएस में वो 4 साल की उम्र से लेके 26 साल की उम्र का हो रहा है, तब तक उसका लगातार यौन शोषण किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। वो जितनी दर्दनाक दास्तान लिखता है और बताता है कि ये मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो मर रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन असल में ऐसे तमाम बच्चों के साथ में यही होता है। और वो जब प्रशिक्षण कैंप्स में जाते हैं तो उनके साथ इसी तरह होता है। ये हैबिचुअल बना देते हैं जिससे आपको कुछ भी गलत काम नॉर्मल लगने लगे। और यही वजह है कि बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, आरएसएस मूल से जो आते हैं, वो देखिए, जब नरेंद्र मोदी आरएसएस कहेगी तालिबान खराब है तो ये भी कहेंगे हाँ तालिबान बड़ा खराब है, ऐसा है वैसा है। और जैसे वो बोलेंगे तालिबान अच्छा है तो सब बोलने लगेंगे हाँ तालिबान अच्छा है, तालिबान अच्छा है। वो बोलेंगे ये अच्छा है तो वो अच्छा है, कि ये जीएसटी अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वो कहेंगे खराब है तो खराब है, खराब है, खराब है। वो कहेंगे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म कहेंगे। वो कहेंगे नहीं हिंदू नहीं, सनातन धर्म, सनातन तो हिंदू से सनातन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह का जो पूरी मानसिकता आपकी डेवलप कर देते हैं। तो उसने पूरी वो क्रोनोलॉजी बताई कि कैसे आरएसएस में आपके साथ में इस तरह के कुकर्म होते हैं कि आपको सब नॉर्मल लगने लगता है, और ये बच्चों के साथ में सरेआम होता है धीरे धीरे। अच्छा, उनकी फैमिलीज में भी चूंकि आरएसएस से जुड़े थे तो मुझे लगता है उनको भी नॉर्मल लगने लगा होगा। इसके और भी उदाहरण मौजूद है। आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी नैनीताल में, उत्तराखंड में, एक लड़के ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़के ने, एक अपनी ही पार्टी की एक लड़की को, जो नाबालिग भी है, उसको किडनैप किया और उसके साथ में गैंगरेप किया। इसी तरीके से हरिद्वार में एक भाजपा की नेत्री जो आरएसएस की ही आती थी, उसने अपनी बेटी को तमाम लोगों को, नेताओं को परोसा, उसे नॉर्मल लग रहा था। अब आप सोचिए कैसे ये हो सकता। तो इस तरह की स्थिति आपने देखा ही। वो एक जो लड़की नेगी की हत्या हुई थी और किस तरह से उसको कहा जा रहा था कि आपको कोई बड़ा आ रहा है, उसकी सेवाएं देनी है, स्पेशल सर्विस देनी। तो ये पूरा जो नेक्सस है, तो उसी तरीके से नेक्सस चलता है। ये तमाम सारे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो कमजोर हैं उनको मारते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही कोई मजबूत आ जाता है तो झुक के खड़े हो जाते हैं। और वो हम लगातार देख रहे हैं। तो वही स्थिति है कि राहुल गांधी आए तो रात में हो गई कार्रवाई, नहीं आने का होता तो शायद होता ही नहीं। तो कल ही शाम को अठावले के सामने ही उस मुख्यमंत्री का जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो यही कह रहा था कि नहीं ये सब नहीं हो सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। उनके अठावले के लोगों ने ये बयान दिया था, और देखिए रात में हुआ जैसे राहुल गांधी का प्रोग्राम आ गया।
तो इससे आप ये समझ लीजिए, ये असल में राहुल गांधी से डरते हैं तो कुछ बहुत कार्रवाई हो जाए। देखिए, आपने देखा ही था हाथरस मामले में, लाश भी जला दी थी, सब कर दिया था, कुछ नहीं था। जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे तो एफआईआर भी दर्ज हुई, फिर सीबीआई को जांच को भी दिया, फिर सब कुछ हुआ, सीबीआई ने चार्जशीट भी करी। लेकिन अदालतें भी वही है, सेट है, तो अदालतों से आदेश करवा देंगे, जहां इधर नहीं है उधर करा देंगे। वही काम उन्होंने, आप देखिए, राहुल गांधी ने खोल के रखा कि धांधली हुई, अपने लोगों से ही एक पीआईएल दाखिल करा देते हैं, राहुल गांधी की तरफ से नहीं हुई थी। ये कौन है अननोन व्यक्ति जो राहुल गांधी के इस खुलासे पे गया कोर्ट कि आप इस पे जांच का? तो अब इससे क्या एक नजीर बन गई कि तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर चुका है खारिज, तो अब कोई मतलब नहीं। जैसे आप क्या अंबानी की वो वंतारा को लेके किसी ने दाखिल करी, ये आदमी कौन था, क्यों करी, क्या था, कुछ नहीं, और होके क्लीन चिट हो गई। अब तो कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। वही तो। इसी तरह से अडानी के मामले में देखिए लगातार होता आ रहा है। तो इस तरह के भी ये खेल, एक कमजोर पिटीशन दाखिल करके और फिर खेल कर लेते हैं, अपने को क्लीन चिट खुद ही दिला लेते हैं। तो ये सब स्थितियां अपने आप में बड़ी गंभीर है। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है। तो इस तरह से ये लगातार कर रहे हैं। अब देखिए चुनाव आ गया बिहार का, तो अब डर लग रहा है कि हाँ दलित वोट कहीं और वो ना हो, तो उसे बैलेंस करने के लिए सारे अपने लोग भेज रहे हैं। वैसे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में भी तो एससी मोर्चा होता है, आज तक भाजपा के एससी मोर्चा का कोई अध्यक्ष क्यों नहीं आया है? कहां है वो? क्या करता है वो? मोदी के गुणगान करता है बस, या वहां कोई है भी? खुद अपने आप में सवाल होता है। इसी तरह से तमाम चीजें सामने आती हैं। तो इसमें देखिए, इनकी सरकार में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दलितों पे, आदिवासियों पे, अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं। तो ये सब पर बुरी तरह हमले हो रहे हैं। फिर गरीबों के घर गिरा दिए जाएंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। गरीबों के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए वो है। तो ये सारे खेल चल रहे हो तो चिंताजनक हो जाता है। जी, पूरे देश में इस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है, और जैसे कि हम ही तो निर्णय करने वाले हैं, हम ही तो अदालत है, हम ही तो पुलिस है, और हम ही तो सब तय करने वाले हैं। अब आप देखिए ना, कहते थे मजबूत हाथों में है देश साहब, ना बेटियां सुरक्षित है, ना आपकी जमीन सुरक्षित है, ना आपके जेवर सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपके लोग सुरक्षित हैं। और फिर एक तुर्रा घुसपैठिए। अरे मनमोहन सिंह सरकार ने तो करीब करीब 90,000 घुसपैठियों को निकाल बाहर किया था 10 साल में। आपने तो अपने 11 साल में सिर्फ 3,500 निकाले। नहीं, और अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को निकाल हम रोक नहीं सकते। अभी हाँ, वही तो, कार्यक्रम में कहा। वही मैं कह रहा हूं, इतने मजबूत हाथ है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ। इसके साथ साथ आप देखिए, यदि घुसपैठिए आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो किसके राज में हो रहा है? इन्हीं के राज में हो रहा है। तो यानी ये नॉर्मलाइज करते हैं, कह रहे हैं ना घुसपैठिए हम रोक नहीं सकते। पहले वाले तो रोक लेते थे, और रोक नहीं सकते हो तो चिल्लाते क्यों हो? बात समझिए। और जी, दूसरी बात, जैसे बंगाल में एक रेप हुआ, एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप हुआ, तो यानी एक रेप हो या ज्यादा हो वो चिंता की बात है, शर्म की नहीं, बात बिल्कुल है। कहीं पर भी हो गलत। मगर ममता दीदी को टारगेट करने के लिए उसको इतना उछाला जा रहा है। आज यूपी में कितने रेप हो रहे हैं, गुजरात में कितने रेप हो रहे हैं, गुजरात में कितनी हत्याएं हो रही है, और भाजपा शासित राज्यों में उसके कितना हो रहा है। दर्दनाक स्थिति देखिए, उड़ीसा में इन्हीं का राज है। उड़ीसा में आपको याद होगा, पुलिस वालों ने एक आर्मी ब्रिगेडियर की बेटी को, जिसका मंगेतर भी आर्मी का ऑफिसर था, उसको कैसे उसके मंगेतर के सामने ले गए थाने में, उसके साथ क्या क्या किया, आप कल्पना से परे। आप वो घटना दूसरी देखिए कि वहां के बीच पे टहलने गई थी एक लड़की, और उसको वहां पर कैसे बीच पर
जो आधा दर्जन लड़कों ने जो भगवाई वो पहने हुए थे उन्होंने उसके साथ रेप किया, जबकि वो लड़की भी इत्तेफाक से इन्हीं के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति की बेटी थी। तो अब आप सोच लीजिए, ये किसी के नहीं है और दूसरे के यहाँ शोर मचाएंगे। मैं ममता बनर्जी को सही नहीं कह रहा हूं, वहां रेप हुआ, सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी का बयान वहां कुछ मामलों में गैर जिम्मेदाराना भी था कि उन्होंने कहा कि रात को ना निकले। आप महिला मुख्यमंत्री हैं, आपको तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, रात नहीं किसी समय निकले। हरी भाई, मैं स्टेट गेस्ट के तौर पे श्रीलंका गया था, तो एक प्रोग्राम में जो राजधानी से काफी दूर एक प्रोग्राम था, वहां पे गया अटेंड करने। तो मेरी अगले दिन फ्लाइट थी, तो मैंने कहा रात को ही निकल लें जिससे टाइम से पहुंच जाए। तो मैंने वहां कन्वे किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उनके एक मेजर थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई, वो मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए आए। अब वहां से मैं चला तो रास्ते में मैंने देखा रात करीब 2 बजा हो, एक महिला बहुत अच्छी मतलब स्थिति में, खूबसूरत भी थी, वो चली जा रही थी। मैंने उनसे कहा इतनी रात को ये महिला जा रही है, इसके साथ तो कोई घटना हो सकती। उनका नहीं, आप जो है ऐसा मत सोचिए, यहां पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और उन्होंने बताया हमारे यहाँ इस तरीके से सोचने, यहाँ कोई मानसिक रूप से कोई वो हो, मेंटली डिस्टर्ब हो तो भले कोई बात हो जाए, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, होता ही नहीं। उन्होंने बताया मुझे, और बताया कैसे कैसे। अब आप देखिए, इसीलिए मैंने फिर वहां का डेटा खंगाला तो पता चला वहां तो रेप की घटनाएं ही नगण्य है बिल्कुल। हमारे यहाँ आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, रेप 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 की घटनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हो रही। अब क्या कहेंगे। और यदि सरकारी आंकड़ों को आप कोट करो तो भी कहेंगे कि देश को बदनाम कर रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूं, एनसीआरबी का आंकड़ा जो नरेंद्र मोदी सरकार का आंकड़ा है, और यूएन का आंकड़ा वर्ल्ड का निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाए। सही बात, सही बात। मगर अजय जी, आज देर से ही सही आप हमारे साथ जुड़े और ये दर्दनाक हादसों के बारे में, तेजस्वी प्रतिभाओं की खुदकुशी के बारे में ये जो बातें करी आपने, दिल दहला देने वाली बातें हैं। हमें भी शर्म महसूस हो रहा है, मगर हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और इस प्रकार के हादसे न हो और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से संभाला जाए, ये हम चाहते हैं। ये शासकों का धर्म भी है, उनको राजधर्म निभाना चाहिए। अटल जी के वो शब्द हमें आज भी याद आते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।